इस दुनिया में सब कुछ समान है। वातानुकूलित है, हमारे मन में कई सवाल हैं। भूत प्रेत तथा पिशाचों के बारे में वेदों में कई प्रकार पिशाच तथा भूतों की बातें की गई हैं। इंसान जब जीवन समाप्त कर मृत्यु को अपना लेता है तो माना जाता है कि वो परलोक में चला गया, और अगर मन में कोई अधूरी इच्छा लिए मरा तो वो प्रेत योनि में शामिल हो जाता है। और इनमें से कई सारे कभी कभी इंसानों की आत्मा, शरीर तो कभी खून के भूखे होते हैं। जो पिशाच खूनी यानी रक्त का पान करते हैं वो रक्त पिशाच कहलाते हैं। और भी कई तरह के पिशाच होते हैं। कोई भी उनके सामने आए और उनका शिकार बनने से बच जाए तो वो उनकी किस्मत। ये घटना 26 साल की रीमा के साथ घटी थी। रीमा पढ़ाई के चलते 4 साल अपने घर और परिवार से दूर रही, पर अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और वो अपने घर शिमला जा रही थी। कई साल तक परिवार से दूर, माँ बाप से दूर, वो अकेले में उन्हें बहुत याद किया करती थी। पर अब दूरी खत्म होने वाली थी क्योंकि वो अपने शहर लौट रही थी। वो फोन पर अपनी दोस्त नीरू से बातें करने में इतनी गुम थी कि टाइम का उसे ख्याल ही नहीं रहा कि कब रात के 11:30 बज गए। यार रीमा, बहुत देर हो गई, तो एक काम कर, आज मेरे ही घर रुक जा, कल अपने घर चली जाना। अरे नहीं यार नीरू, मुझे किस बात का डर, बिंदास पहुँच कर तुझे फोन करूँगी। और माँ बाबा को सरप्राइज भी देना है। कितने दिन हो गए घर की खीर पूरी खाए। तो एक काम करना, मेरे घर पे फोन कर दे कि आज मैं तेरे यहाँ रुकूंगी, और घर जाने के बाद माँ बाबा का मुंह देखने लायक होगा। पर यार ये सही रहेगा। अगर समझ ले तू आज यहाँ रुक जाती है तो कल सरप्राइज दे सकती है ना आंटी अंकल को। यार तू भी बड़ी फट्टू है। रात में बस में अगर कोई खूबसूरत हीरो मिल गया तो रोमांटिक फिल्म की तरह हो जाएगा ना। हीरो? प्रार्थना कर भूत पिशाच ना मिले। मैंने सुना है कि चौकी गेट बस स्टॉप अच्छा नहीं है, आए दिन वहाँ से लोग गायब होते हैं। देख नीरू, तू मुझे कहीं डराने की कोशिश तो नहीं कर रही है? मैं बहुत बहादुर हूँ, पता है ना। हाँ हाँ, छिपकली देखी नहीं कि उछल पड़ती है, और तू बहादुर। मैं कहती हूँ कि बस से ही क्यों जा रही है, ट्रेन से चली जाना, तेरी सेफ्टी भी तो रहेगी और मुझे चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे बाबा, तो फिर चिंता क्यों कर रही है? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, और कोई बात नहीं है, मैं तुझे कॉल करूंगी ना। ओके, पर हर 5 मिनट में तू मुझे कॉल करेगी, ओके? चल ठीक है मेरी माँ, मैं फोन करूंगी या मैसेज करूंगी, ओके? अच्छा, तू मैसेज करने के लिए तैयार है, पर अगर 5 मिनट बाद तेरा मैसेज मेरे पास नहीं आया ना तो मैं सब कुछ तेरे माँ बाबा को बता दूंगी। डील? चल ओके, डील। रात के 12 बजे रीमा बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। नीरू भी आना चाहती थी पर उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। रीमा ख्यालों में से निकली ही थी कि तभी एक बस ठंड की धुंध को चीरती हुई, रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई वहां आकर रुकी। देखने में वो बस बहुत डरावनी लग रही थी और काले शैतान के मुंह की तरह उसका दरवाजा खुला। मैडम कहाँ जाना है? भाई साहब, शिमला जाना था। ये बस जाएगी क्या? मुझे बस का टाइम टेबल नहीं पता है। ये आखिरी बस है मैडम, इसके बाद कोई बस नहीं है। इस बात को सुनने के बाद रीमा उस बस में चढ़ जाती है, पर वो बस पूरे अंधेरे से भरी हुई थी और सारे यात्री अपनी जगह पर बैठे हुए थे, पर किसी का भी मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। रीमा को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ये सोचकर ज्यादा नहीं सोचा कि यार 9 घंटे का तो सफर है, क्या करना है बात करके। वो अपनी सीट पर जाके बैठने ही वाली होती है कि तभी कंडक्टर बोला, तुम्हारी सीट पीछे है, टिकट कटवाओ पहले, बदतमीज लड़की। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है आपके बात करने का? पैसेंजर से क्या ऐसे बात करते हैं आप? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। कंडक्टर कुछ ना बोलकर रीमा की तरफ टिकट बढ़ा देता है। रीमा टिकट लेने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक कंकाल कंडक्टर की पोशाक पहने खड़ा था और उसका जबड़ा आधा टूटा था, उसमें से दांत लटक रहे थे। वो दृश्य बड़ा ही भयंकर था रीमा के लिए। एक जोर की चीख छोड़कर रीमा वहां गिर गई। वो बेहोश होने वाली थी कि तभी बहुत से लोगों की हंसी उसे अपने कानों में सुनाई दी और वो सारे यात्री अब अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और वो सारे एक साथ रीमा को देखने लगे। उनके चेहरे को देखकर रीमा अंदर तक कांप कर रह गई।
उनके चेहरों से ही पता लगता था कि वो सारे के सारे लोग मुर्दे थे। उन सब के चेहरे सड़े गले बहुत घिनौने लग रहे थे। बस का कंडक्टर धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रीमा ने हिम्मत दिखाई और उस कंडक्टर को एक लात मार वहां से उठ खड़ी हुई। वो ड्राइवर की सीट पर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद ड्राइवर इंसान हो, मगर वो ड्राइवर की सीट तक पहुंचकर बोली, ड्राइवर प्लीज बस रोकिए। देखिए इस बस में कैसे कैसे भयानक शक्ल वाले लोग हैं, ये इंसान नहीं है, प्लीज बस रोक दीजिए। लेकिन ड्राइवर ने बस को चलाना जारी रखा। रीमा ने चीख कर कहा, बस रोकिए ड्राइवर, प्लीज मुझे उतरना है। तभी ड्राइवर ने अपना चेहरा रीमा की ओर कर लिया। रीमा फिर से चीखने लगी। उसने देखा कि ड्राइवर की आंख ही नहीं थी और उसके सर से खून बह रहा था। उसका भेजा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बस है। अब तुम इन पैसेंजर्स में शामिल होने वाली हो। हमारी बस में तुम्हारा स्वागत है। ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि तभी एक आदमी के मुर्दे ने रीमा को बुरी तरह जकड़ लिया। उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। एक भयानक आवाज के साथ उसके हाथ से मांस का टुकड़ा निकल कर गिर गया और रीमा दर्द से कर्रा उठी। रीमा दर्द के मारे बेहोश होने वाली हालत में जा चुकी थी कि उसकी नजर सारे यात्रियों पर पड़ी जो उसके मुंह के सामने अपनी सड़ी गली शक्ल लिए हुए खड़े थे। वो पिशाच अट्टहास कर रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि वो उसे भी अपने में से एक बना लें कि तभी उसके पर्स में रखा मोबाइल बज उठा और सारे पिशाच उस तरफ देखने लगे कि तभी रीमा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस से बाहर शीशे को तोड़ते हुए निकल आई। वो बस एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी थी और तभी उसमें आग लग गई, पर वो बस रुकी नहीं बल्कि उस खाई में गिर गई। सैकड़ों चीखें और चिल्लाने की आवाज से सारी जगह मानो गमगमा उठी। करीब 10 मिनट बाद वहां मौत का सन्नाटा छा गया था, पर रीमा के पास फोन नहीं था क्योंकि उसका पर्स गाड़ी में छूट गया था। रीमा अपना होश खोकर गिरने लगी कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि नीरू उसकी तरफ दौड़ी आ रही है। अगली सुबह, तुझे बोला था ना बेटा, इसे अकेला मत भेज। तुम आजकल की लड़कियां बात मानो तब ना। पर आंटी इसी ने जिद की थी, मैं क्या करती। रुको, इसे होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? और पापा, माँ, नीरू, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मगर तुझे किसने कहा था चौकी गेट से जाने को? मना किया था ना। अगर ये लड़की न होती तो तू भी आज नहीं होती। नीरू, तू मेरी दोस्त ही नहीं, बहन से भी बढ़कर है। तू वहाँ पहुँची कैसे? और वो बस? मैं वहाँ से गुजर रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागी भागी चली आई और तुझे वहाँ बेहोश पाया। लेकिन वो बस क्या है और कैसे ऐसी बनी? रीमा, तुम जिस बस की बात कर रही हो वो मौत का चलता फिरता सामान है, जहाँ ड्राइवर से लेकर सभी मुर्दा हैं। 20 साल पहले एक बस शिमला जाने के लिए निकली, पर कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। रास्ते में वो बस खाई में गिर गई। करीब आधे घंटे तक वो लोग जीवित थे और सहायता के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे, पर आपातकालीन उद्धार कारक को वहाँ पहुँचने में देर हो गई और इससे वहाँ के सारे यात्री मारे गए और नेताओं ने इस बात को दबा दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं उन्हीं आक्रांतों में से एक की बेटी हूँ। मेरी माँ वहाँ थी और वो आखिर तक बची रही, मौत से लड़ रही थी। रीमा, वो बस हर रात चलती है और अपना खाली सीट भरती है। जिस दिन सारे सीट भर जाएंगे उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। ट्रेन फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया, पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया,
14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला, इसमें है केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए। पापा कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच में मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो? रागिनी बेटा, तुमको क्या हो गया? रागिनी बेटा, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन, तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए। मैं मुक्त हो जाऊंगी।
राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं। रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए। जतीन डी के कंपनी का ट्रक चलाता है। वो 45 साल के लगभग का मोटा व्यक्ति है। वो माल लेकर लंबी दूरी तक जाता है। आज माल लेकर गाजियाबाद जाना है। ट्रक में जानवर चढ़ाए जा रहे हैं। इनकी दुर्गंध से तो सांस लेना मुश्किल है, और फिर इतनी दूर जाना है। भाई जी, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतीन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए निकलते हैं और लगभग 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले, कोई मर तो नहीं गया। यदि कोई मर गया होगा तो उसे ही बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर देखता है तो एक व्यक्ति सोता हुआ नजर आता है। उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही पूछने लगा, कौन हो तुम, कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते रहे। तभी भारी तथा कर्कश आवाज उभरी, मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है बेचारा। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 बजे ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात 2 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाजें सुनकर छोटू बोला, भैया जी, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी दबी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं, जानवर आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए आवाज आ रही है। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींचकर मांस खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी आकृति का आदमी, जिसके आधे शरीर में सिर्फ हड्डी और आधे शरीर में हड्डी के ऊपर मांस के लोथड़े लटक रहे थे। ये देखकर छोटू की दिक्की बन जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हमारे तो पसीने छूट रहे हैं। अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब ठीक दिखाई देता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाज सुनी होगी और परछाई देखी होगी। डरो मत। भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं। करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से एक ठंडी और कर्कश आवाज आती है। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुंचकर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा ना, अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है। अभी रोक रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन मरोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो चिल्लाने लगा, प्लीज छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से अपना सिर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है और दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खोलने पर जतिन स्वयं को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया। डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। आँख खुली जब, बाबूजी, आंखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गांव वालों को आप बीती सुनाता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण इस रास्ते पर ट्रक वाले
12 से 4 बजे के बीच में नहीं चलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट के कारण आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 दिन बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। वो गांव के एक व्यक्ति के साथ वापस लौट रहा होता है तो कुछ दूर चलने के बाद अचानक ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश दिखाई दे रही और कानों में वही कर्कश आवाज वापस जाने के लिए कह रही। भैया जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। गांव वाले के इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने से ज्यादा चोट नहीं लगती है, किंतु मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐंठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे, उठो भैया जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुछ राहगीर सहायता करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने का प्रयास करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का शरीर कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भैया जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। हम शिव बाबा से विनती किए हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। जतिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ गूं गूं की आवाज निकल रही होती है। उसकी आंखें डर के कारण अभी भी फैली हुई हैं। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच जाता है। गांव वाले आदमी ने सारा वाकया ट्रक मालिक को बताया और जतिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 माह बाद उसे छुट्टी मिली अस्पताल से। अब मैं कभी भी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मुश्किल से मेरे प्राण बचे। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा। आज भी उस रास्ते पर 12 से 4 तक कोई वाहन नहीं चलता। एक बोर्ड सूचना के साथ लगा दिया गया है।